दोस्तों नमस्कार। मैं नागपुर से विवेक देशपांडे आपको सहर्ष अभिवादन करता हूं। दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान समाप्त हुआ है और हम सभी जानते हैं कि ये जो चुनाव है इस देश के जनतंत्र की दिशा और दशा को निर्धारित करेगा। कई लोग ये सवाल भी करते हैं कि क्या इस देश का जनतंत्र सचमुच बचेगा भी या नहीं, या ख़त्म हो जाएगा। इन सारे सवालों और मुद्दों के उत्तर कुछ चुनिंदा राज्यों के चुनावी परिणामों से आएंगे ऐसा मुझे लगता है। उसमें एक राज्य है महाराष्ट्र। मित्रों, महाराष्ट्र ऐसा एक राज्य है जहां पर उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं, 48। पिछली बार 2019 में भाजपा और शिवसेना का जो अलायंस था उसको महाराष्ट्र में एक बड़ा यश मिला था। 41 सीटें मिली थी, जिसमें से 23 भाजपा को मिली थी और 18 शिवसेना के पक्ष में गई थी। लेकिन उसके बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें एक खटास दोनों पार्टियों के बीच में निर्माण हुई और वो खटास इस कदर बढ़ती गई कि दो एक दूसरे के दुश्मन हो गए। जो 25 साल तक एक आइडियोलॉजिकल बेसिस पर, विचारधारा के आधार पर साथ साथ चलते रहे, उनका एक तरह से डिवोर्स हो गया। और वह ये था, आप सभी को पता है कि 2.5 साल मुख्यमंत्री पद देने का वादा भाजपा ने किया था और उस वादे को उन्होंने निभाया नहीं। इस तरह का आरोप लगाकर शिवसेना ने भाजपा के साथ अलायंस तोड़ दिया। भाजपा ने ये कहा कि हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। खैर, जो भी सच झूठ जो है वो अपनी जगह है, लेकिन अंततः हुआ ये कि दो पार्टियां अलग अलग हो गई। और फिर एक ऐसी अकल्पित बात महाराष्ट्र की राजनीति में हुई जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। शिवसेना जो एक हिंदुत्ववादी पार्टी थी, उसने कांग्रेस और एनसीपी जो सेक्युलर पार्टियां, उनके साथ में मिलकर एक अलायंस बनाया जिसको महाविकास आघाड़ी कहा जाता है। और फिर इन तीनों पार्टियों ने मिलकर महाराष्ट्र में सरकार भी बनाई। वो सरकार 2.5 साल तक चली, जिसके मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, जो शिवसेना के प्रमुख हैं। उस दौरान कोविड का भी एक दौर चला और कोविड के दौर में उद्धव ठाकरे जी के काम की सराहना भी हुई और एक बड़े ही मितभाषी और बड़े ही सोबर नेता के रूप में उनकी पहचान भी प्रस्थापित हुई। लेकिन उसके बाद जो भाजपा ने खेल किया वो सभी को पता है। उन्होंने शिवसेना को तोड़ दिया। उस समय बहुत बातें चली, 50 खोके एकदम ओके। ऐसा बताया गया कि भाजपा ने शिवसेना को तोड़ने के लिए विधायकों को 50-50 करोड़ रुपए दिए। इस तरह के एलिगेशंस लगे जिसको भाजपा इनकार करती रही। भाजपा ने शिवसेना के जो विधायक थे उनको वो सूरत ले गए, सूरत से गुवाहाटी ले गए और वहाँ से फिर वह जब वापस आए एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एक अलग फाड़ी हो गया और उसके साथ में 45 के करीब विधायक भी चले गए और 4 MP भी चले गए। ये सारे जो है एक सरकार उन्होंने भाजपा के साथ बनाई और कुछ अरसे के बाद कुछ इसी तरह का एक नाटक भाजपा ने एनसीपी के साथ भी खेला और वहाँ पर अजीत पवार के नेतृत्व में एक टुकड़ा एनसीपी का आ मिला भाजपा से और फिर इन तीनों की एक अलायंस ये अरेंजमेंट बनी जिसको हम महायुति कहते हैं और इन तीनों की सरकार आज महाराष्ट्र में विद्यमान है। तो ये जो खेल महाराष्ट्र में हुआ उससे महाराष्ट्र में 5 अलग अलग पार्टियों का निर्माण हुआ। जो पहले केवल 3 पार्टियां थी, इनफैक्ट 4 पार्टियां थी, उसकी अभी 6 पार्टियां बनी हैं। माफ़ कीजिए, 5 नहीं 6 पार्टियां बनी हैं। भाजपा, शिवसेना के 2 फाड़, कांग्रेस और एनसीपी के 2 फाड़। इस तरह से 6 पार्टियों में अभी एक युद्ध छिड़ा है जिसमें 2 अलग अलग गठबंधन है। एक महाविकास आघाड़ी जिसमें उद्धव ठाकरे वाला फाड़ शिवसेना का, जिसको शिवसेना यूबीटी कहते हैं, उद्धव बालासाहेब ठाकरे, और कांग्रेस और एनसीपी का जो शरद पवार वाला ओरिजिनल एनसीपी का जो टुकड़ा है वो। ऐसे 3 मिलाकर महाविकास आघाड़ी और दूसरी तरफ महायुति जिसमें भाजपा,
एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजित पवार वाला एनसीपी। इस तरह से अभी एक युद्ध छिड़ा है महाराष्ट्र में और सबकी निगाहें पूरे महाराष्ट्र पर है, महाराष्ट्र के नतीजों पर है, क्योंकि महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, हरियाणा, पंजाब, दक्षिण के कुछ राज्य, इन पर सबकी नज़र इसलिए है कि ये सारे डिसाइड करेंगी क्या भाजपा पूर्ण बहुमत प्राप्त कर पाएगी। 370-400 तो जाने दीजिए, वो तो मिलने से रहे, लेकिन पूर्ण बहुमत भी क्या भाजपा प्राप्त कर पाएगी? इस प्रश्न का उत्तर छिपा है इन सारे राज्यों के चुनावी परिणामों में। और उसमें सबसे अहम अगर कोई राज्य है वो महाराष्ट्र है, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर भाजपा को सेटबैक मिलता है, उनकी सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा घट जाती है, तो फिर भाजपा का सपना और नरेंद्र मोदी जी का सपना तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का शायद अधूरा रह सकता है। तो अभी महाराष्ट्र में जो स्थिति है, अगर उसका हम जायज़ा लें तो इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक सेक्शन है विश्लेषकों का जो ये कहता है कि भाजपा और उसके अलायंस पार्टनर्स को मिलाकर 30 सीटें कम से कम महाराष्ट्र में मिलेगी और बाकी बची जो 18 है वो शिवसेना, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के पक्ष में जाएगी। और एक विश्लेषकों का गट है वो ऐसा मानता है कि 30 सीटें महाविकास आघाड़ी को मिलेगी और भाजपा की जो अलायंस पार्टनर्स और भाजपा है उनको मिलाकर 18 सीटें मिलेगी। जो भी है, स्थिति टक्कर बहुत कांटे की है, इसमें कोई शक नहीं। और जिस तरह से उद्धव ठाकरे जी ने अपने आप को महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से एक बार ताकत के साथ खड़ा किया है, वो काबिले तारीफ है। मित्रों, आज ज़्यादातर ओरिजिनल शिवसेना के ज़्यादातर विधायक 45 से ऊपर एकनाथ शिंदे जी के साथ चले गए हैं। उद्धव ठाकरे जी के साथ शायद केवल 15-16 ही बचे हैं और एक एमपी शायद बचा है उनके साथ। ऐसी स्थिति में जिस तरह की हिम्मत उन्होंने महाराष्ट्र में दिखाई है और जिस तरह से उन्होंने अपनी राजनीति की है, वो देखते ही बनती है। वो हिम्मत नहीं हारे और डटकर खड़े रहे और भाजपा का मुकाबला किया। इस तरह से किसी भी अलायंस पार्टनर या फिर किसी भी विपक्ष ने भाजपा के साथ दो हाथ किए हो, ऐसा दूसरा उदाहरण भारत में नहीं है। एक तो बहुत ज़्यादातर लोग भाजपा को सरेंडर हो गए थे या फिर भाजपा ने उनको सरेंडर करवा लिया था। इस तरह से स्थिति पूरे देश में जहाँ बनी है, वहाँ पर उद्धव ठाकरे ने जिस हिम्मत का परिचय दिया वो देखते ही बनता है। मित्रों, उद्धव ठाकरे जी ने उस सिंपैथी वेव का पूरा फ़ायदा लिया जो उनके पक्ष में बनी। जब शिवसेना के दो फाड़ भाजपा ने कर दिए, उसके बाद एक नेचुरल सिंपैथी उद्धव ठाकरे के पक्ष में बनी, क्योंकि उनके पिता ने जिस पार्टी को बनाया, उस पार्टी को तोड़कर भाजपा ने बाला साहब ठाकरे का नाम लेकर उस पार्टी को तोड़ा। इस बात का गुस्सा शिवसेना के आम जो मतदाता है उनमें बहुत देखा गया और उसके चलते उद्धव ठाकरे जी की जो ताकत बनी है महाराष्ट्र में, उस ताकत के ज़रिए वो अपने आप को फिर से एक बार महाराष्ट्र में रीएस्टैब्लिश करेंगे, इसके बारे में किसी के मन में शंका नहीं है। लेकिन केवल सिंपैथी के भरोसे पर उद्धव ठाकरे जो है वो अपना नसीब नहीं आजमा पा रहे हैं। वो एक अच्छी राजनीति भी खेल रहे हैं, मतलब जिस गठबंधन का वो पार्ट है वहाँ पर भी उनकी राजनीतिक चालें बहुत सशक्त मालूम पड़ती है, जिसके चलते आज जो अलायंस बना है उनका कांग्रेस और शरद पवार जी के साथ, उनके एनसीपी के साथ, उसमें 21 सीटों पर वो लड़ रहे हैं। 17 सीट पर कांग्रेस लड़ रही है और 10 सीटों पर एनसीपी लड़ रही है। वहाँ पर भी उन्होंने अपना बार्गेन बहुत अच्छे से किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो गिरे पड़े हालत में जो हाथ में लगता है वो ले लो, आज अपनी स्थिति खराब है तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, इस स्थिति में वो कभी नहीं रहे। वो डटकर खड़े रहे और अपना एक लायंस शेयर महाविकास आघाड़ी में भी उन्होंने सीटों का ले लिया।
और एक उनके सामने समस्या थी, वो ये थी कि उनका जो हिंदुत्व का नैरेटिव है उसको बीजेपी डेंट करना चाहता था। बीजेपी जनता के पास इस मुद्दे को लेकर बार बार जाती रही कि इन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने अपना हिंदुत्व जिस तरह से रीडिफाइन किया वो भी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने किया। जब उनसे इस बात पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि मैंने अपना हिंदुत्व छोड़ा नहीं है, मेरा हिंदुत्व वही है जो मेरे दादा का था। उनके दादा प्रबोधनकार ठाकरे थे, जो महाराष्ट्र के एक बड़े समाज सुधारक थे, और वो एक सेक्युलर हिंदू थे। तो उद्धव ठाकरे ये कहते रहे कि मेरा हिंदुत्व शेंडी और भटजी का हिंदुत्व नहीं, जो बाला साहब ठाकरे भी कहते थे। शेंडी और भटजी का मतलब होता है ब्राह्मणवादी हिंदुत्व। उनका इशारा भाजपा के हिंदुत्व की तरफ था। तो उन्होंने कहा कि मेरा हिंदुत्व मावलों का हिंदुत्व है। मावलों का हिंदुत्व मतलब मावले वो होते हैं जो शिवाजी के सैनिक थे, और वो समाज के निचले स्तर, तथाकथित निचले स्तर से आने वाले लोग थे। ओबीसी और बाकी जो समाज के तबके हैं निचले स्तर पर, उनमें से आए हुए जो लोग थे वो शिवाजी के सैनिक थे, उनको मावला कहा जाता था। तो उद्धव ठाकरे ने अपने हिंदुत्व को मावलों के टर्म्स में परिभाषित किया और कहा कि मेरा हिंदुत्व मावलों का हिंदुत्व है। तो एक तरह से उन्होंने अपने आप को ब्राह्मणवादी हिंदुत्व से तोड़ दिया और वो बहुजनवादी हिंदुत्व की ओर गए। इस तरह से उन्होंने अपने हिंदुत्व को रिडिफाइन किया। उसी तरह से अभी हाल ही में एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि मेरा हिंदुत्व भाजपा के घर जलाने वाले हिंदुत्व से अलग है, मेरा हिंदुत्व घर में चूल्हा जलाने वाला हिंदुत्व है। और फिर जब मुसलमानों के बारे में उनसे कहा गया कि 1992 में जो बम्बई में दंगे हुए, तो उन्होंने कहा कि उन दंगों की शुरुआत बहरामपड़ा से हुई थी और आज बहरामपड़ा में शिवसेना का कॉरपोरेटर है। तो ये जो टर्न अराउंड है मुसलमानों के बारे में, वो आज ज़मीन पर भी दिख रहा है। शिवसेना को, उद्धव ठाकरे के पार्टी को महाराष्ट्र में जो सीटें मिलेंगी, ऐसा माना जाता है कि कम से कम 11 से 14 सीटों पर वो जीत हासिल करने की स्थिति में है। प्रत्यक्ष कितनी मिलती है ये अपने आप में हमको जून महीने में पता चलेगा, 4 तारीख को जब सारे देश के रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन जीतने की स्थिति में वो 11 से 14 सीटों पर है, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और इनमें से कई सीटों पर बड़ी मात्रा में उनको मुसलमानों के वोट्स भी मिलने वाले हैं। ये भी खबरें हैं। जो ज़मीन पर जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो लोग इस तरह से उनके रिपोर्ट्स इस तरह के आ रहे हैं कि पर्टिकुलरली कोंकण में, बम्बई में, विदर्भ में बड़े पैमाने पर मुसलमान शिवसेना को वोट करेंगे, इस तरह की स्थिति बनी है। तो ये जो आइडियोलॉजिकल टर्न अराउंड है और अपने आप को उन्होंने जिस तरह से बहुत ही सहजता के साथ सेक्युलरिज्म की तरफ लाया है, हिंदुत्व को पुनर्परिभाषित करके हिंदुत्व न छोड़ते हुए भी सेक्युलरिज्म की तरफ लाया है, ये अपने आप में एक बहुत ही मंझे हुए राजनेता का लक्षण मैं मानता हूँ। तो इस तरह से आज उद्धव ठाकरे ने अपने आप को जिस स्थिति में लाया है, उसके चलते शिवसेना, उनकी जो शिवसेना है वो जो नुकसान उनका भाजपा ने किया है, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए सक्षम उन्होंने अपने पार्टी को आज बनाया है, ऐसा चित्र है। तो अभी चुनाव के जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि महाविकास आघाड़ी को कितनी सीटें मिलती है। अगर उनको 25-20 सीटें मिलती है, अगर आधी सीटें भी मिलती है, तो भी उद्धव ठाकरे भाजपा का केंद्र में खेल खराब करने में सक्सेसफुल होंगे, ऐसा कहा जा सकता है। जितना एक हाइप भाजपा ने मोदी जी के इर्द गिर्द खड़ा किया है और खुद के इर्द गिर्द खड़ा किया है, उस हाइप को तोड़ने में उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी का जो महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन रहेगा वो बहुत ही अहम रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इस तरह की आज महाराष्ट्र में स्थिति में उन्होंने अपने आप को लाया है। तो मित्रों, ये तय है कि महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे भाजपा को बिल्कुल भी उस तरह से नहीं भाजपा के पक्ष में जा रहे हैं जैसा वो चाहते हैं।
जैसे उनके लिए आवश्यक है, उस सपने को साकार करने के लिए जिस तरह का सपना वो 2024 के लिए देख रहे हैं, और उसमें उनके उन इरादों में सेंध लगाने का काम जिस तरह से उद्धव ठाकरे जी ने किया है, वो यही दर्शाता है कि जब उनके पिताजी ने शिवसेना के नेतृत्व के लिए उनका चयन किया था तब उनका निर्णय सही था। अगर वो राज ठाकरे का चयन करते तो शायद वो निर्णय गलत होता। उद्धव ठाकरे जी ने अपने आप को साबित किया है और इस लायक अपने मतदाताओं के सामने वो आए हैं, इस लायक अपने आप को बनाया है कि उनके मतदाता केवल सिंपथी के बदौलत नहीं, केवल सिंपथी के वजह से नहीं, तो उनके काबिलियत की वजह से भी उनके साथ में खड़े रहेंगे। धन्यवाद।